जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं दी आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी एग्जाम का एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2020 में ये आपका एग्जाम हुआ है, जो कि आपका मुजफ्फरपुर ट्रेडमैन का ये क्वेश्चन पेपर है। बात करते हैं आपके ट्रेडमैन और जीडी का जो सिलेबस और पैटर्न जो रहता है वो दोनों का ही सेम रहता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका जीडी और ट्रेडमैन दोनों के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस क्वेश्चन पेपर को आपको जो है मॉडल टेस्ट पेपर की तरह लगा सकते हैं। तो आपका मॉडल टेस्ट पेपर यही होगा जिसमें आपको बताना है 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको बताना है 25 से ज़्यादा किसके सही हैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं करी है तो पहले वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने भी आपके 31 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी आपके फ्रेंड हैं 31 मई वाले, उन्हें वीडियो शेयर जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट में अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर ए हमारा आता है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा सामान्य ज्ञान का, वो है डैश का सबसे बड़ा पक्षी होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है। ईमू, शतुरमुर्ग, मोर या फिर अल्बर्ट रोस। जल्दी से बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग जो होता है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है और पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा जो है ये आपका शतुरमुर्ग ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बल्ब या फिर बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट डैश का बना होता है। यानी बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस का बना होता है? सीसा, टंगस्टन, तांबा या फिर लोहा। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो अंदर का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है और इसकी क्षमता जो होती है वो 3500 से 3700 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, 1994 में दक्षिण भारत में पहले शिवाम वर्ग के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी श्वेत वर्ग या फिर श्वेत राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपके आते हैं मिल्टन अवार्ट या फिर दसमंड टूट या फिर रॉबर्ट मुगाबे या फिर नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका के या फिर दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति जो थे वो आपके नेल्सन मंडेला थे। और नेल्सन मंडेला से आपको याद रखना है कि इन्हें 1990 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और ये दूसरे व्यक्ति थे जिसने दूसरे व्यक्ति विदेशी जो थे इन्हें भारत रत्न मिला था। और पहला व्यक्ति कौन था, विदेशी व्यक्ति कौन था जिसे भारत रत्न बदला था? वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब करी थी? यानी इंदिरा गांधी के कहने पर जो है राष्ट्रपति ने आपातकाल कब घोषित करी थी? यहाँ पर इमरजेंसी की बात हो रही है तो कौन सी इमरजेंसी लगाई थी? 352। ठीक है, 352 जो है ये वाली इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति ने कब लगाई थी? ऑप्शन आपके आते हैं 22 अक्टूबर 1975, 20 अक्टूबर 1975, 25 जून 1975 या फिर 22 दिसंबर 1976। जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो पहली इमरजेंसी जो लगी थी आपकी 352, ये लगी थी आपकी 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को ये लगी थी और कब तक लगी रही थी? ये आपकी 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, 21 मार्च 1977 तक ये लगी रखी थी, करीबन 21 मंथ तक। ठीक है, 21 महीने तक ये लगी थी। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि जब इंदिरा गांधी के अनुरोध पर पहली इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये राष्ट्रपति थे जब भारत में पहली बार 352 इमरजेंसी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1857 का आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? 1857 की क्रांति आपको
पता होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि 1857 की क्रांति जो है ये कहाँ से आरंभ हुई थी? झांसी से, लखनऊ से, कानपुर से या फिर मेरठ से? जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका मेरठ से। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ये आपकी मेरठ से शुरू हुई थी। और इसकी पूरी डेट बात करें तो 10 मई 1857 से ये मेरठ से शुरू हुई थी। जिसमें तो इससे क्वेश्चन बनते हैं 1857 में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे जो था 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। और बात करते हैं आपकी झांसी से। झांसी से नेतृत्व किसने करा था 1857 की क्रांति का? 1857 की क्रांति का जो है झांसी में नेतृत्व करा था आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने। और लखनऊ से किसने जो है वो नेतृत्व करा था? तो ये आपका बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और कानपुर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो नाना साहिब और तात्या टोपे, नाना साहिब और तात्या टोपे ने कानपुर से 1857 की क्रांति का वो है विद्रोह या फिर नेतृत्व करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है? यानी आपको बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है ये बाघ रिजर्व से वो है संबंध नहीं रखता। वाल्मीकि, हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, सारिस्का अलवर या फिर नागार्जुन सागर, ये श्री झेलम। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं वाल्मीकि की। तो वाल्मीकि जो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है हजारीबाग माफ करें, हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है। फिर आपका आता है पेंच, पेंच जो है पेंच नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका आता है सारिस्का नेशनल पार्क, सारिस्का नेशनल पार्क जो है आपका अलवार राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर आपका आता है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क जो है आपका श्री झेलम, श्री झेलम आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। पर यहाँ तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस ये पूछा था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पूछा था, स्टेट का नाम नहीं पूछा था, यहाँ पर सीधा पूछा था ये किस लोकेशन में पड़ते हैं। तो अब आपको लोकेशन भी याद रखनी है कि हजारीबाग नेशनल पार्क जो है या फिर कान्हा नेशनल पार्क जो है ये किस जगह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि द्विज किन्हें कहा जाता है? तो द्विज पूछा था, द्विज किन्हें कहा जाता है? शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र या फिर ब्राह्मण शव्य शूद्र? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अजीब सा क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विजा या फिर द्विज किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय और शैव्य, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को जो है वो द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में कितने साल के अंतर्गत जनगणना का आयोजन होता है? तो भारत में जनगणना जो है वो कितने साल बाद होती है? 12, 6, 10 या फिर 8? तो भारत में हर जो जनगणना जो होती है वो हर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद जो है वो जनगणना होती है। और भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। 1872 में भारत की पहली जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और नियमित 10 की जनगणना यानी 10 साल बाद जो ये जनगणना होती है वो ये कब से शुरू हुई थी? ये 1881 से, 1881 से जो है वो 10 की जनगणना शुरू हुई थी। ये किसके समय हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और भारत में अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो भारत में अब तक जो है वो 15 कुल जनगणना हो चुकी हैं। और आज़ादी के बाद कितनी जनगणना हो चुकी है? आज़ादी के बाद जो है वो 7 जनगणना हो चुकी है। और 8वीं कब होगी आपकी? 8वीं जो होगी आपकी 2021 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपको बतानी कौन है? संतोष यादव, विशेंद्री पाल, कल्पना चावला या फिर प्रभा दत्त? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। कल्पना चावला जो थी ये भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, महिला अंतरिक्ष यात्री थी। संतोष यादव एक पर्वतारोही हैं और
संतोष यादव जो हैं ये विश्व की पहली महिला जो हैं जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं, ठीक है। संतोष यादव जो हैं ये विश्व की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। और विशेंद्री पाल कौन है? विशेंद्री पाल जो है ये भारत की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो भारत की पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? विशेंद्री पाल है। और 2 बार कौन चढ़ी थी? तो ये आपकी संतोष यादव है। और अंतरिक्ष में जाने वाली आपकी कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अफगान की पहली लड़ाई डैश में हुई थी। तो आपको बताना है कि फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन, तो पहली लड़ाई जो है वो कब हुई थी? 1833 में, 1848 में, 1843 में या 1839 में। बात करते हैं अफगान की पहली लड़ाई जो है वो 1839 से लेकर 1842 तक हुई थी, जिसे प्रथम अफगान युद्ध भी कहा जाता है, या फिर इसे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही रहेगा। सन 1839 में अफगान की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर SD शर्मा, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपके डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माफ करें, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। और बात करते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व जो कहाँ स्थित है आपका? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो मैंने ये आपको नेशनल पार्क जब करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और नेशनल पार्क की बात करूँ तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी बाघ टाइगर का जो नेशनल पार्क है, टाइगर सबसे बड़ा टाइगर नेशनल पार्क जो है आपका नागार्जुन सागर है। और बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश की, तो इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसमें मेरे ख्याल से 526 टोटल टाइगर हैं और 524 मेरे ख्याल से कर्नाटक में स्थित हैं। तो इसलिए जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नदी दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, सरयू, गंडक या फिर गोदावरी। बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी के किनारे पर कौन कौन सा बचा हुआ है? यमुना नदी के किनारे आपका आगरा जो है ये भी आगरा जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद जो है आपका, इलाहाबाद जो है ये आपका गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आप कहते हैं सरयू। सरयू अयोध्या जो है आपका, अयोध्या जो है ये आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी लखनऊ जो है, ये जनवरी मंथ में पूछा गया था कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ जो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका जौनपुर, जौनपुर जो है ये भी आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत का मसाले का बगीचा के नाम से डैश को जाना जाता है। तो मसालों का बगीचा किस स्टेट या किस राज्य को जाना जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? यानी गीता फोगाट जो है ये किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, हॉकी, टेनिस या फिर कुश्ती। तो गीता फोगाट आपने देखा होगा, कुश्ती देखी, ठीक है। दंगल आपने मूवी देखी होगी, तो ये आपकी कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है वो पार्ट बी रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की से संबंध बताना है। मान लिया यहाँ पर आपका अरुण है, तो बोलता है, अरुण बोलता है यह लड़की मेरी माँ की। तो अरुण की माँ, ये अरुण की माँ मान ली, ठीक है। हमने बोलता
माँ के पोते की, माँ के पोते की पत्नी है। तो माँ का पोता अरुण का बेटा हुआ, तो ये मान लिया अरुण का बेटा है, ये वाला अरुण का बेटा है, उसकी पत्नी है, ठीक है, ये उसकी पत्नी है। तो अरुण का बेटा, अरुण की माँ का ये पोता हो गया, और ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी। तो बोलता है अरुण के माँ के पोते की पत्नी, अरुण का उससे संबंध आपको बताना है, ठीक है, अरुण का उससे संबंध बताना है, उस लड़की से क्या संबंध है। ऑप्शन आपके ससुर, पिता, दादा या फिर पति। तो यहाँ पर सही जो आंसर आएगा वो आपका ससुर आएगा, ठीक है। उस लड़की से संबंध किस प्रकार है, तो अरुण अरुण जो है उस लड़की का ससुर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि शब्द सिस्टर को 535301 लिखते हैं, अंकल को 84670 लिखते हैं, और बॉय को, ठीक है, बॉय को 2129 लिखते हैं, तो आपको बताना है SON सन को कैसे लिखेंगे। सीधा देखें, एस को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस को यहाँ पर 5 और 5 लिख रहा है यहाँ, ठीक है, एस का आएगा आपका 5, फिर आपका आता है ओ, ओ को यहाँ कहाँ लिख रहा है, बॉय में ओ को लिख रहा है 2, 2 यहाँ आ जाएगा। फिर एन देखना है, एन को यहाँ क्या लिख रहा है, तो एन यहाँ आपका अंकल का आता है नंबर 2 पर, नंबर 2 पर 8 के बाद आता है 4, तो 2 5 2 4, 5 2 4 कहाँ आता है, तो ऑप्शन नंबर बी में 5 2 4 आपका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में नीचे दिए गए श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात करें। ऑप्शन आपके हैं 1 4 9 16 25 36 डैश आपको याद करना। नेक्स्ट आपका 64 है। यहाँ पर जो अंतर है वो 3 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर आपका 9 का, यहाँ पर आपका 11 है, यानी अंतर जो है वो 2 2 का चल रहा है, ठीक है, 2 2 2 2। तो यहाँ पर आके आया, नेक्स्ट जो आपका अंतर आएगा वो 13 का आएगा, ठीक है, 11 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आपका 13 का आएगा। 36 में 13 प्लस करो, ठीक है, 36 में 13 प्लस करो 49, 49 जो होगा आपका नेक्स्ट होगा। बाकी 13 के बाद 15 आएगा, फिर 15 के बाद 17 आएगा, ऐसे आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो रीजनिंग का, वो है, नीचे दिए गए प्रश्न जेड के स्थान पर सही विकल्प चुनिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध हो जिसे पहले दो के आस संबंध में है, ठीक है, पहले दो में संबंध है, जैसे पक्षी, पक्षी वर्ग, ठीक है, पक्षी का पक्षी वर्ग, और आदमी का आपको बताना है, आदमी का क्या होगा, घोड़ा, छिपकली, हेमोसेपियंस या फिर शरीरी शरीशरीप, ठीक है, शरीशिरी शरीशिरी। तो आदमी का संबंध या मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमोसेपियन होता है, यानी होमोसेपियन क्या, या फिर मनुष्य की पूरी जाति को हम होमोसेपियन कह सकते हैं। तो होमोसेपियन ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, दोनों तरफ से 5 पर है, 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ये 5 आ गया, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 5 आ गया, तो इन्हें टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो होगा इसका सही आंसर होगा। किसी ने 11 लगाया तो 11 नहीं होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ये जनरल साइंस के ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम समांतर गम्य यानी पैरेलल में जोड़े हुए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा है, आपको 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम सभी को आप जो है बटा 1 कर दो, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको निकालनी है तो बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे निकालने का सूत्र होता है जिसे बटा 1 करना है, 1 4/1 प्लस 1/5 प्लस 1/20, सभी को प्लस कर देना है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा 20, ठीक है। फिर एलसीएम 20 आएगा, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई 20 से करोगे 4 आएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ठीक है। तो 5 4 9 प्लस 1 10/20, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये आपके पास आ गया 1/2। अब 1/r रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को आपको ऊपर ले जाना है तो रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, तो ये भी आपका 2 जो है ऊपर आ जाएगा, यानी आर आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 है और इम्पोर्टेंट है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, अनीमिया,
उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह रोग या फिर रतौंधी। बात करते हैं आपकी लोहे की कमी से आपका अनीमिया रोग होता है। और रतौंधी जो है, ठीक है, रतौंधी बात करें या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस जो है आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? तो विटामिन ए जो है वो मानव के यकृत में संग्रहित होता है। और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आता है कि किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अरक्ता, ठीक है, अरक्ता या फिर अतिशवेक्ता, कोशिका रक्ता या फिर आपकी बहुलोकीय ताकुणकता या फिर प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो इम्यूनिटी होगा, ठीक है। प्रतिरक्षा कहा जाता है हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को, ठीक है। वो जो हमारे शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, कि एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र होते हैं। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 44, 48, 36 या फिर 46। तो 46 का सही आंसर होगा, या फिर 23 जोड़ी आपको ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गठिया डैश की बीमारी है। गठिया जो है डैश की बीमारी है? गुर्दे की, यकृत की, ज्वाइंट की या फिर त्वचा की। तो बात करते हैं गठिया। गठिया जो आपके जॉइंट की होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गठिया जो है वो आपके जोड़ों की बीमारी होती है। बात करते हैं आपके यकृत की। यकृत से संबंधी बीमारी जो आपकी हेपेटाइटिस और पीलिया। यकृत से संबंधी बीमारी जो है आपकी हेपेटाइटिस या पीलिया जो होती है। और हेपेटाइटिस और पीलिया जो है ये वायरस के कारण होते हैं। और किडनी की बात करूँ, किडनी में जो है हमारा रक्त शुद्ध होता है, ठीक है। रक्त जो है कहाँ शुद्ध होता है? हमारी किडनी यानी गुर्दे में शुद्ध होता है। और त्वचा से संबंधित बात करूँ, त्वचा से संबंधित बीमारी कौन सी होती है? त्वचा से संबंधित हर्पिस बीमारी जो है ये त्वचा से संबंधित है, जो कि वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस तरह बदला जा सकता है? सौर सेल में, सौर भट्टी में, सोलर हीटर में या फिर सोलर कुकर में। तो सोलर सेल द्वारा जो है वो सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत चुंबक तरंगे डैश के रूप में निकलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो किस तरह निकलती हैं? इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन या फिर एक्स किरणों की तरह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणों की तरह जो है वो चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। और बात करते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, माफ करें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर आपका, ठीक है, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान कितना होगा? यानी किसी झील का पानी जो है वो जमने वाला हो तो उसका कितना टेम्परेचर होगा? 3 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो पानी जो है वो जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, यानी अधिकतम मैक्सिमम होती है। साउंड जो होती है वो मैक्सिमम किस में होती है? द्रव में, ठोस में, गैस में या फिर भाप में। तो ध्वनि जो होती है सबसे अधिक होती है आपकी ठोस में। और सबसे कम जो होती है ध्वनि वो वायु में होती है। और वायु में कितनी होती है? वायु में आपकी होती है 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? ठीक है, यहाँ पर आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया दिया हुआ है। कने यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज स्प्रेडेड बाय वायरस। तो यहाँ पर आपका सही जो होगा यानी वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी
होती है। अगर आपका कभी किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न रहता है हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको जो है सबसे पहले आपको देखना है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में हमेशा कुछ जो है वो आपको गलत देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर वायरस दिया हुआ है, यहाँ पर बैक्टीरिया यानी जीवाणु दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग या फिर एड्स। जल्दी से बताइए कौन सी बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा होती है। एड्स जो है, ठीक है, एड्स बीमारी जो है किसके द्वारा होती है, एड्स हमारी वायरस के कारण होती है। और एड्स से प्रभावित कौन सा अंग होता है, कौन सी चीज़ प्रभावित होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये हमारी एड्स के कारण प्रभावित होती है। बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है और टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। निमोनिया की बात करते हैं, निमोनिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। बात करते हैं प्लेग की। प्लेग भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है और प्लेग से आपके फेफड़े और आंख और नाक का, ठीक है, आंख और कान दोनों प्रभावित होते हैं प्लेग से। और प्लेग जो है ये चूहों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से डैश बनता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पानी में मिलने से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर पेटाऑक्साइड या फिर सल्फर डाई ऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरोसिक एसिड। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर गंधक अम्ल, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड जो है ये पानी में मिलकर गंधक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से किसको पुनर्चकित या पुनर्चकित किया जा सकता है, यानी इसे पुनर्यूज किया जाता है, ठीक है, रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से किसे जो है वो रीयूज किया जा सकता है, यानी फिर से पुनः जो है वो पुनः यूज किया जा सकता है। कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु या फिर प्राकृतिक तेल। तो कोयला भी फिर कोयला, आपका प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल, इनमें से किसी को भी जो है वो एक बार यूज करने के बाद रीयूज नहीं किया जा सकता। आपकी धातु जो होती है इसे एक बार यूज करने के बाद फिर भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रघटन डैश होता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रघटन डैश होता है। कैसा होता है, प्रकाश के ध्रुवों से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के व्यक्तीकरण से या फिर प्रकाश के अपवर्तन से। जल्दी से आंसर बताइए कि प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन कैसे होता है। तो प्रकाश के ध्रुवण से, प्रकाश के ध्रुवण से जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आता है कि बार चुंबक के मध्य में डैश चुंबक होती है। बार चुंबक के सेंटर में कौन सी चुंबक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चुंबक होती है, नेगेटिव होती है, कम से कम होती है या फिर जीरो होती है। तो कोई भी चुंबक होगी आपकी उसके बीच में जो होगी वो जीरो यानी शून्य चुंबक होगी। और जल्दी से बताइए 35 क्वेश्चन हमने सही करे, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन में से या 24 क्वेश्चन में से आपके कितने सही थे। टारगेट था 25 का, 25 जिसने भी कर लिए या 25 से ज़्यादा जिसने भी करे हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका स्कोर क्या रहा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।